गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। यह नियम कहता है जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं, कंबाइन होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान दाब पर हों। जैसे ये है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें हैं, मिल करके जल बना रही हैं। तो यहाँ पे दो गैसें जो हैं कंबाइन हो रही हैं, तो इनके जो आयतन है, अब समीकरण को देखें, इक्वेशन को देखें, इनके आयतन में 2:1 का अनुपात है। जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप तथा दाब पर हों। When gases combine are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। ये आपका गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है। दूसरा नियम है अवोगाद्रो का नियम। केमिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। अवोगाद्रो ने अपने अध्ययन में बताया कि, इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं, समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। गणना करके अवोगाद्रो ने बताया था कि STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, गैसों के 1 मोल अणुओं का आयतन 22.4 लीटर होता है। या कह सकते हैं कि STP पर गैसों के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या समान, यानी कि 6.02 × 10⁻23 के बराबर होती है, जिसे अवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एक एग्जाम्पल के फलस्वरूप, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर STP पर गैसों के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, या ये कह सकते हैं कि 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है, जो 6.02 × 10⁻23 के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मोल का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोल का कॉन्सेप्ट। इसे आपको अच्छे से समझना है। मोल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम दर्जन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। दर्जन आप जानते होंगे, 1 दर्जन बराबर होता है 12 नग। कोई भी चीज़ अगर 1 दर्जन है, जैसे 1 दर्जन केला है तो उसमें 12 केला आएगा। तो दर्जन जो है न सिर्फ संख्या से जुड़ा हुआ है, मुख्यतः वो संख्या से जुड़ा हुआ है, बराबर 1 दर्जन बराबर 12 के होता है, लेकिन उस 12 केले का कुछ वजन भी होगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 दर्जन 12 की संख्या से जुड़ा हुआ है और उसका कुछ वजन भी होगा। वैसे ही 1 मोल 2 चीज़ों से जुड़ता है, संख्या से भी जुड़ता है और द्रव्यमान से भी जुड़ता है। 1 मोल परमाणु बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 परमाणु। 1 मोल अणु बराबर क्या होगा? 6.02 × 10⁻23 अणु। तो मोल जो है संख्या से जुड़ा है। 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। और 1 मोल द्रव्यमान से भी संबंधित है, और 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम अणु भार के बराबर होता है। 1 मोल अणु वो किसके बराबर होगा? ग्राम अणु भार को। यानी अणु भार को यदि ग्राम में प्रदर्शित करें तो ग्राम अणु भार कहलाता है।
जैसे हम कहें कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगा ग्राम अणुभार के। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना? 44। तो ग्राम अणुभार कितना हो गया? 44 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम यानी ग्राम अणुभार यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या कितनी होगी? अवोगाद्रो नंबर के बराबर 6.02 × 10⁻23 के बराबर होगी। इसी तरह से अगर हम कहें कि 1 मोल सोडियम किसके बराबर होगा? तो ग्राम परमाणु भार, तो परमाणु भार इसका 23 होता है, तो ग्राम परमाणु भार कितना हो गया? 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम बराबर 23 ग्राम सोडियम की। और 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगी 6.02 × 10⁻23। तो 1 मोल जो है दोनों ही चीज़ों से संबंधित है। 1 मोल में संख्या होती है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल, और 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। अब सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। किसी तत्व का एटॉमिक मास कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान। अब किसी भी वस्तु की यदि हम तौलते हैं, मान लीजिए कि आप सब्जी लेने गए, उसे किलो में तौला जाता है। गेहूँ लेने गए, उसे भी किलो में तौला जाता है। सोना लेने जाएंगे तो उसे मिलीग्राम में तौलते हैं या ग्राम में तौलते हैं। उसी तरह जो परमाणु है, चूँकि बहुत ही छोटा कण है, तो उसके लिए जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो भी बहुत ही छोटा होता है। उसे किलो से तो नहीं तौल सकते, किलोग्राम से नहीं तौल सकते, बहुत ही छोटा होता है। तो परमाणु चूँकि बहुत ही छोटा होता है, तो उसको तौलने के लिए जो मात्रक होता है वो भी बहुत ही छोटा होता है। कौन सा यूनिट होता है? वो होता है कार्बन 12 परमाणु, यानी ऐसा कार्बन का परमाणु जिसका परमाणु भार है 12। कार्बन 12 परमाणु के 1/12वां हिस्सा, कार्बन 12 परमाणु का 1/12वां हिस्सा जो होता है उसे ही यूनिट माना गया। उसे एक एटॉमिक मास यूनिट, आजकल उसे एक यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। तो जो परमाणुओं को द्रव्यमान मापने के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल की गई? एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है? कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग। कार्बन 12 का एक परमाणु लीजिए, उसका 12वां हिस्सा, 12वां भाग जितना वजनी होगा वही होगा एक एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, उसकी परिभाषा बनती है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का कितना गुना है, कितना गुना भारी है। जैसे हम कहते हैं कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो 23 ग्राम नहीं है, 23 किलोग्राम नहीं है। सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23 AMU है। कितना है? 23 AMU है। तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान है 23 AMU, ग्राम नहीं। और 1 AMU को अगर हम ग्राम में बदले, बहुत ही छोटी इकाई है, अगर 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। 1 AMU चूँकि बहुत ही छोटी इकाई है, वो 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 23 AMU है, यानी कि 23 और AMU की जगह लिख सकते हैं 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो इतना बराबर होता है एक परमाणु सोडियम। अच्छा, इसी चीज़ को इस तरह से देखें, चूँकि 23 AMU बराबर होता है एक
सोडियम परमाणु के 23 गुणे 1.66 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम बराबर होता है सोडियम का एक परमाणु। तो 23 ग्राम में कितना परमाणु होगा? तो 23 में इसका भाग दीजिए तो ये कितना आएगा 6.02 गुणे 10⁻23 परमाणु होगा। अर्थात किसी भी तत्व के परमाणु भार को यदि हम ग्राम में प्रदर्शित करें तो उसमें कितना परमाणु होगा? अवगाद्रो नंबर के बराबर होगा। 6.02 गुणे 10⁻23 के बराबर होगा। इसी तरह इस पे एक सवाल लगाते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन N2 वो होता है 28 ग्राम। ग्राम अणुभार नाइट्रोजन का 28 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का ग्राम अणुभार 28 ग्राम होता है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इन 84 ग्राम नाइट्रोजन, यानी 84 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल नाइट्रोजन के होंगे। एंड आल्सो टेल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 84 ग्राम नाइट्रोजन। तो 84 ग्राम नाइट्रोजन है तो उसमें कितना मोल नाइट्रोजन का होगा और उसमें कितने अणु नाइट्रोजन के होंगे, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि अणु भार को यदि ग्राम में प्रकट करें, नाइट्रोजन का अणु भार होता है 28, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन अणु भार को यदि हम ग्राम में प्रदर्शित करें तो 28 ग्राम इसका ग्राम अणुभार हुआ। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन ग्राम अणुभार बराबर होगा 1 मोल नाइट्रोजन के। तो 84 ग्राम नाइट्रोजन गणना कर लेते हैं, 84/28 यानी 3 मोल के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ मोल यदि आपको निकालना है तो वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। 84 ग्राम वेट है, मॉलिक्यूलर वेट 28 है, तो वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट W/m = नंबर ऑफ मोल्स। और एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.02 गुणे 10⁻23। एक मोल में अणुओं की संख्या अवगाद्रो नंबर के बराबर 6.02 गुणे 10⁻23 होती है। इसलिए 3 मोल में कितना हो जाएगा? 3 का गुणा हो जाएगा। तो 84 ग्राम नाइट्रोजन में कितने अणु होंगे? 3 × 6.02 गुणे 10⁻23 मॉलिक्यूल। सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिजेंट किसी भी अभिक्रिया में लिमिटिंग रिजेंट यानी सीमांत अभिकर्मक कौन होता है? जानते हैं इसको। जो अभिकारक रिएक्टेंट पहले समाप्त होता है वह उत्पाद को, प्रोडक्ट की मात्रा को सीमित करता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। जो अभिकारक अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित करता है, उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए कि आपके किचन में 1 किलो दाल है और 1 किलो नमक है, तो अभिक्रिया को सीमित कौन करेगा? कौन सीमांत अभिकर्मक बनेगा? दाल बनने की प्रक्रिया में देखा जाए तो 1 किलो दाल है और 1 किलो नमक, और ऐसा लग रहा है कि दोनों बराबर बराबर मात्रा में है, लेकिन दाल बनाने में नमक कम इस्तेमाल होता है, दाल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लग तो रहा है कि दोनों 1-1 किलो बराबर है, लेकिन दाल की मात्रा जो है वो पहले समाप्त हो जाएगी और वो दाल बनने की प्रक्रिया को सीमित करेगी। तो यहाँ दाल जो है वो सीमांत अभिकर्मक हुआ, नमक नहीं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाते हैं। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन, 3 दूनी 6,
6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 34 ग्राम अमोनिया बनाएगा। ये 14 दूनी 28, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 3 दूनी 6, 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करके 14 3 17, 17 दूनी 34, 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। समीकरण ये बता रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास 56 ग्राम नाइट्रोजन है और 14 ग्राम हाइड्रोजन है। यदि 56 ग्राम नाइट्रोजन है और 14 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितने ग्राम अमोनिया बनेगी, आपको बताना है कितने ग्राम अमोनिया बनेगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अभिक्रिया की मात्रा को सीमित कौन कर रहा है, कौन पहले समाप्त हो रहा है, वही अभिक्रिया की मात्रा को सीमित करेगा। अब अभिक्रिया को रोकेगा जो पहले समाप्त होगा। तो 56 ग्राम नाइट्रोजन है, 14 ग्राम हाइड्रोजन है। ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन कम है हमारे पास और नाइट्रोजन ज़्यादा है, लेकिन नियम क्या कहता है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करती है, तो 12 ग्राम हाइड्रोजन डबल है इसके डबल 56 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करेगी। 12 ग्राम हाइड्रोजन 56 ग्राम नाइट्रोजन से क्रिया करेगी। तो आप देखते हैं कि 56 ग्राम नाइट्रोजन 12 ग्राम हाइड्रोजन से ही क्रिया करने में ख़त्म हो जाएगा, यानी अभी भी 2 ग्राम हाइड्रोजन बचा रह जाएगा। और पहले कौन ख़त्म होगा, नाइट्रोजन ख़त्म होगा। इसलिए सीमांत अभिकर्मक कौन हुआ, लिमिटिंग रिजेंट हुआ नाइट्रोजन। तो ये 56 ग्राम और ये 12 ग्राम दोनों मिल करके 68 ग्राम अमोनिया बनाएंगे और 2 ग्राम हाइड्रोजन शेष रह जाएगी। तो इस तरह से जो अभिकारक पहले समाप्त होता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित करता है और उसे लिमिटिंग रीजेंट यानी सीमांत अभिकर्मक कहते हैं।